हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस उदुआ, योर मेंटर, कोच एंड गाइड। अगर कंपनी को फंडिंग रेस करनी हो दोस्तों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कॉमन तरीका है आईपीओ लेके आना। आप सबने आईपीओ में अप्लाई किया ही होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आईपीओ होता क्या है, क्यों कंपनी आईपीओ से फंडिंग रेस करती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। जब मैं कहता हूं आईपीओ तो इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। दो तरीके से कंपनी पैसा रेज कर सकती है इन्वेस्टर्स से। आपने देखा होगा, या तो कंपनी फ्रेश इशू लेके आती है या ऑफर फॉर सेल लेके आती है। क्या होता है इसमें फर्क, जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट होने जाती है तो बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, बहुत से रेगुलेशन उसको फॉलो करने होते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा रेगुलेटर है और सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं जो कंपनी को कंप्लाई करने होते हैं। आईसीडीआर का मतलब है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनी को ये सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है और सबसे पहली बार अगर नया इश्यू है तो कंपनी फ्रेश इश्यू लेके आएगी, पैसा रेस करेगी और शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स को दे देगी। आप उसमें मालिकाना हक या इन्वेस्टर बन जाते हैं। दूसरा तरीका है ऑफर फॉर सेल। अगर प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, प्रमोटर्स 2012 से अलाउड है सेबी के द्वारा कि ऑफर फॉर सेल से अपने स्टेक को बेच के कंपनी में प्रोसीड्स लेके आ सकते हैं। तो 2012 से सेबी अलाउ करता है और ऑफर फॉर सेल कंपनी ऐसे रेस कर सकती है, शेयर्स अपने इन्वेस्टर को दे सकती है। तो दो तरीके से मेरे यहां पे आईपीओ आते हैं फंडिंग रेस करने के लिए। अब बात ये आती है, दो तरीके हैं, एक या तो फिक्स्ड प्राइस बैंड आईपीओ में होता है, फिक्स्ड प्राइस इश्यू जिसे मैं कहता हूं, या होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। जब मैं कहता हूं एक प्राइस बैंड कंपनी ने निकाल दिया 100 से 110 रुपए का, तो दैट मींस उसमें प्राइस बैंड है और जो कॉमन आईपीओ में मुझे दिखता है कंपनी रेस कर रही है, दैट इज बुक बिल्डिंग इश्यू। और अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज, अगर कोई लिस्टिंग लेके आ रही है तो वो फॉलो करती है फिक्स्ड प्राइस यूनिट्स, फिक्स्ड प्राइस इश्यू, जिसका एक प्राइस होता है जो कम रेलेवेंस रखता है इंडियन मार्केट में। अब मेरे को यह समझना है कि सेबी के रेगुलेशंस कैसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कंपनी आईपीओ लेके आएगी तो सबसे पहले देखेगी कि प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन 20% कम से कम होना चाहिए इन द केस ऑफ आईपीओ। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, लॉक इन पीरियड। अगर मैं प्रमोटर हूं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से ऑफर फॉर सेल लेके आ रहा हूं, दैट मींस कि मुझे 12 हफ्तों तक का लॉक इन पीरियड लगा दिया जाएगा। 12 हफ्ते कहां से, जहां पे मेरा ऑफर शुरू होने वाला है। दैट मींस जब भी मेरा ऑफर फॉर सेल आएगा तो उससे पहले 12 हफ्ते मेरा प्रमोटर या तो सेल भी नहीं कर सकता और बाय भी नहीं कर सकता। यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी क्लॉज है। कहां लिखा है ये सब, सेबी के रेगुलेशंस में 90% सब्सक्राइब होना चाहिए मेरा आईपीओ, तभी मेरे शेयर्स लिस्ट होते हैं। बहुत सी और रेगुलेशंस हैं और बहुत सी चीजें और समझने वाली बात है। अब अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर मैं एक कंपनी बनाता हूं तो क्या मैं एकदम आईपीओ लेके आ सकता हूं, मैं एकदम फंडिंग रेस कर सकता हूं, मैं सेबी के अप्रूवल लेके या सेबी को अप्रोच करके? जी नहीं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। रेगुलेशन 6 ऑफ आईसीडीआर ये कहता है कि कंपनी के कुछ पैरामीटर्स देखने जरूरी है, तभी मेरे यहां पे लिस्टिंग के लिए सेबी का अप्रूवल आएगा और मैं अलाउ कर सकता हूं अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को देके फंडिंग रेस करने के लिए। क्या कहते हैं ये रेगुलेशंस? रेगुलेशन 6 ऑफ आईसीडीआर मुझे कुछ बताता है कि मुझे बैलेंस शीट देखनी है पिछले 3 साल की कंपनी की। कंपनी अगर 3 साल से ऑपरेशंस में है तो मुझे उसके कुछ एलिमेंट्स देखने हैं। पहली चीज देखनी है नेट टैंजिबल एसेट्स। क्या होते हैं नेट टैंजिबल एसेट्स? जो मेरे टैंजिबल एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, बैंक बैलेंस, मेरे जो भी इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में आ रहे हैं, इन टैंजिबल्स को एक्सक्लूड करके पिछले 3 साल के देखिए। अगर वो 3 करोड़ से ज्यादा है तो पहला क्राइटेरिया आप मीट करते हैं। दूसरी चीज देखिए आप, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पिछले 3 सालों का। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कंपनी ऑपरेट करके, बिजनेस करके, इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले कमा रही है। पिछले 3 साल के बैलेंस शीट या पीएनएल में जाके देखिए, अगर वो 15 करोड़ का एवरेज हर
साल आ रहा है, दैट मीन्स एवरी ईयर द कंपनी इज अर्निंग 15 करोड़ EBIT, दैट मीन्स सेकंड क्राइटेरिया इज मेट। तीसरी चीज देखिए नेटवर्थ कंपनी की, नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ पिछले 3 सालों का देखिए जो 1 करोड़ से ज्यादा है, मेरी यहां पे कंपनी की एलिजिबिलिटी बन जाती है। तीनों कंडीशंस अगर पूरी होती है तो कंपनी इज एलिजिबल एज पर रूल 6 ऑफ ICDR रेगुलेशंस। नेटवर्थ मेरी वो है कि मेरी जितने भी शेयर होल्डर्स इक्विटी है, शेयर्स या रिजर्व्स में जितना भी मेरा पैसा पड़ा है, तो ये है मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कंपनी अगर इसको कंप्लाई करती है तो एलिजिबल है। मेरे यहाँ पे अलग अलग तरीके के पूरे प्रोस्पेक्टस बना के पूरा अप्रूवल लेके मेरे यहाँ पे कंप्लाई करने की सोच सकती है, फंडिंग रेस करना सोच सकती है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज पर सेबी रेगुलेशंस। बहुत से और प्रोसीजर्स हैं कि कंपनी को अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेबी से, ROC की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस है, सेबी के रेगुलेशंस का कंप्लायंस है, सेबी के एक्ट का कंप्लायंस है। सब कुछ करने के बाद सेबी को अप्रूवल देने मिलता है कंपनी को, और तब वो अपने आगे प्रोसीजर करके आपको न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिखती है, तब यहां पे आप बिडिंग करके अलॉटमेंट की तरफ आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये सारी पीछे बैक ऑफ द हिस्ट्री जो लीगल बातें हैं वो आपको कभी नहीं पता होंगी। आप सिर्फ यही देखते हैं कि मेरा ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, क्या मैं लिस्टिंग गेन इस कंपनी से ले सकता हूं, मुझे कितना फायदा होगा अगर मुझे IPO अलॉट हो गया। कुछ IPOs में लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिलता है इन्वेस्टर्स को, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का देखिए लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा था, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स में यहां पे IPO में ओवर वैल्यूएशन की वजह से फंस भी जाते हैं। जैसे आप देखिए पेटीएम का हाल, 2000 का IPO लॉट हुआ था और आज पेटीएम कहां पे पहुंच गया है। तो जब भी हम IPO में अप्लाई करें सोच समझ के करें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, 3-4 साल से कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, मैक्रो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसका कैसे टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, कौन मैनेज कर रहा है उस कंपनी को, सारी चीजें हम देख के अगर हम IPO अप्लाई करें और ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी हम अगर मार्केट का प्रीमियम लेके लिस्टिंग गेन बनाए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह होल्ड करें, तभी हम एक स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो जब भी आप IPO अप्लाई करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।